मैं शेयर कर रहा हूं आपको लिस्ट ऑफ कंपोनेंट जो आपको श्योरली चेंज करने ही पड़ेंगे हर 10,000 किलोमीटर के बाद। है दोस्तों, मैं विश्वजीत आप सबका स्वागत करता हूं स्मार्ट ड्राइव के इस नए एपिसोड में। और ये एपिसोड बहुत सारे व्यूवर्स से डिमांड आया है, इसके बाद ही बनाया गया है। जैसे कि आप सभी जानते हैं, सर्विस एडवाइजर्स बहुत सारे पैसे लेते हैं आपसे और मारुति में सर्विसिंग करना हो जाता है जान पे आफत। तो सबसे इम्पोर्टेंट, आप जब बाहर सर्विसिंग कराते हैं, जैसे कि आपकी कार वारंटी खत्म हो चुकी है, यस, कार वारंटी खत्म होने के बाद ही स्मार्ट ड्राइव आपको रिकमेंड करता है कि आप बाहर सर्विसिंग करवाएं। तो मेरी कार वारंटी अभी खत्म हो गई है और मैं अभी फ्री हूं बाहर सर्विसिंग करवाने के लिए। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि आपको कौन कौन सी चीज़ें देखनी चाहिए, लोकल सर्विस प्रोवाइडर को क्या हिंट देना चाहिए, ये सभी लिखा है आपके इस कार मैनुअल में। यस, ये मैजिकल कार मैनुअल सबसे बढ़िया तरीके से आपको गाइड करेगा कि किन किन चीज़ों को आपको ध्यान से देखना चाहिए और अगर रिप्लेस करना है मैंडेटरीली तो रिप्लेस करना चाहिए। तो चलिए देखेंगे ये पूरा वीडियो, जिससे कि आप अच्छे से सर्विसिंग करवा सकते हैं। दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट है इंजन ऑयल का टेस्टिंग। ये टेस्टिंग एकदम सिंपल है। यहाँ पे एक येलो कैप आपको मिलेगा। तो येलो कैप ये पुलिंग के लिए जो होगा, जिसमें उंगली जा सकती है, वो आपने टेस्ट करना है। यहाँ पे ये जो बड़ा स्प्रिंग है ये अंदर तक जाएगा और जैसे कि आप देख सकते हैं इंजन ऑयल की जो क्वालिटी है वो एकदम ब्लैकिश आ गई है। एक टिश्यू पेपर की मदद से मैं आपको दिखा रहा हूँ कि हाउ डार्कर द ऑयल इज़। ये तो हुआ बाय डिफ़ॉल्ट वाला ऑयल चेक। तो अब हम क्या करेंगे, इसको वापस एक बार डिप करेंगे, जिससे हमें पता चल जाए कि ऑयल की लेवल कितनी है। तो यहाँ तक रिकमेंडेड है, तो चलिए इसे डिप करेंगे। और जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ये कम्प्लीटली फिलअप है यहाँ तक। तो ये रिकमेंडेड लेवल तक फिलअप है। तो ऑयल टॉपअप करने की या चेंज करने की फ़िलहाल कोई ज़रूरत नहीं है, जैसे कि आप देख सकते हैं। पर यूज़र लेवल पे बेसिकली आपको अगर 10,000 किलोमीटर कंप्लीट हो चुके हैं तो आपने ऑयल चेंज करना ही है। ये होने के बाद आपको वापस से एक बार ठीक से लगाना है। और दोस्तों ध्यान में रखिए, यहाँ पे 2 रबर ओरिंग्स है, तो इसको ठीक से बंद करना ना भूले दोस्तों। कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे .3 ब्रेक फ्लूइड ऐसे लिखा है, तो आपको पता चल जाएगा कि ये ब्रेक ऑयल कंटेनर है। इसका एक फ़ायदा ये रहता है, यहाँ पे जो ABS सिस्टम है उसको ब्रेक फ्लूइड सप्लाई होना बहुत ही ज़रूरी है। और ये जो पाइप्स है यहाँ से ये ब्रेक फ्लूइड जाएगा। अगर इस कंटेनर में इनफ अमाउंट में ब्रेक फ्लूइड नहीं है तो कार का ब्रेक ठीक से नहीं लग पाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्लूइड लेवल्स बराबर है, क्योंकि मैक्सिमम लेवल जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे वो अच्छे से फिल हो चुका है। अगर इस लेवल के नीचे अगर ब्रेक फ्लूइड जा रहा हो तो रिस्क फैक्टर आ जाता है इसमें। उसके जो इंस्ट्रक्शन है वो कैप पे दिए हुए हैं। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं .3 का इसमें ब्रेक फ्लूइड लगेगा। ब्रेक फ्लूइड आपको परचेस करना है तो परचेस लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं दोस्तों। चलिए अब आगे बढ़ेंगे। दोस्तों अब बारी है बैटरी की। तो बैटरी जब भी आप चेक करेंगे तब आपको ध्यान में रखना है जितने इसके कैप्स है वो सब लीक प्रूफ है। अगर इसमें कुछ स्पिलिंग हुआ है तो आपको वाइट पैचेस नज़र आएंगे एसिड वाले। तो इसके 2 रीज़न होते हैं। एक तो बैटरी बहुत ज़्यादा हिल रही है, जैसे कि ये पूरे जो सपोर्ट नॉब से ये लूजली फिटेड है। दूसरा इसका इशू एक हो सकता है कि इसमें जो पानी है जो एसिड लेवल मेंटेन करने के लिए यूज़ किया जाता है उसका लेवल ज़्यादा है। अगर इसमें स्पिलिंग ज़्यादा है तो आप प्लीज़ इसको जल्दी से जल्दी सर्विस सेंटर वालों को दिखा दीजिए। दूसरा बैटरी का चेक सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि यहाँ पे आपको करोजन देखने को मिल सकता है। वाइटिश या फिर ग्रीनिश इफ़ेक्ट यहाँ पे आता है, जिससे कि आपको पता चल जाए कि ये करोजन हो रहा है। ये जो टर्मिनल है अगर इसको ग्रीसिंग ठीक से ना हो तो कभी कभी ये चार्ज छोड़ सकता है। दोस्तों अब आगे बढ़ेंगे कूलेंट की ओर।
अब ये जो इंजन कूलेंट है ये बहुत ही ज़्यादा काम में आएगा जब आपकी गाड़ी लॉन्ग रन के लिए जाती है या फिर आप एसी और इंजन बहुत ज़्यादा हेवी यूसेज करते हैं। तो कूलेंट का सबसे इम्पॉर्टेंट काम है गाड़ी को ठंडा रखना, बट अगर इसकी लेवल कम हो जाए तो गाड़ी बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है और आपको दिक्कत देती है। तो दोस्तों सबसे इम्पॉर्टेंट है इसका लेवल चेक करना। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ये ग्रीन पैच जो है वो कूलेंट लेवल है। तो इसको मेजर करना बहुत ही आसान है नज़रों से। अगर ये इस पार्टीशन से अगर ये नीचे चला जाए तो आपको इसको फिलअप करना, टॉपअप करना बहुत ही ज़रूरी है। और कुछ सालों बाद आपको इसको पूरा एम्प्टी करके वापस से एक बार भरना होगा। मैंने 5 साल के बाद ये पूरा वापस से भरा है तो इसलिए ये अभी बहुत ही फ्रेश लग रहा है। और इसका जो कैप है वो भी आपको डिस्कस करेंगे हम। अब इसका जो कैप है ये यहाँ पे सेल्फ क्लोज हो रहा है। अगर ये ठीक से क्लोज ना हो तो भी आपको दिक्कत हो सकती है। तो प्लीज़ दोस्तों ध्यान में रखिए, ये ना ज़्यादा भरा हुआ चाहिए ना कम। इंजन एयर फिल्टर, तो ये इंजन एयर फिल्टर ये भी आपने 10,000 किलोमीटर के बाद चेंज करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब बारी है फ्यूल फिल्टर के बारे में जानकारी लेने की। तो ये फ्यूल फिल्टर जो है वो डीजल इंजन्स के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे कि फ्यूल की कोई भी गंदगी इंजन तक ना पहुँचे। तो ये फिल्टर आपको 10,000 किलोमीटर के बाद बदलना ज़रूरी है। तो दोस्तों अब बारी है एसी केबिन एयर फिल्टर की। तो ये केबिन एयर फिल्टर ये प्यूरिफाइड एयर आपको पहुंचाता है एसी से। ये हमने निकाल लिया है और यहाँ पे एक एसी फिल्टर है, इसको आपने एक बार चेक करना है। देखिए दोस्तों ये थोड़ा सा ग्रेइश हो गया है अभी, तो इसको बदलना बहुत ही ज़रूरी है। ये सर्विसिंग में आप बदल सकते हैं, इसका कॉस्ट ज़्यादा नहीं है पर ये आपने ध्यान से बदल लेना है। दोस्तों स्पेशली समर्स में यहाँ पे 2 रेडिएटर फैंस है, तो ये दोनों भी चालू होने बहुत ही ज़रूरी है, जिससे कि आपका जो गर्म होने वाला पार्ट है जिसको रेडिएटर बोलते हैं वो ठीक से ठंडा हो सके और जिससे आपकी गाड़ी या फिर एयर कंडीशनर सिस्टम दोनों भी अच्छे से ठंडे रहे। तो ये चेक करने के लिए आपको एक बार गाड़ी शुरू करनी पड़ेगी। ये देखिए ये 2 फैन हैं। तो दोस्तों जैसे कि हमने देखा दोनों भी फ़ैन अच्छे से घूम रहे थे। बात करेंगे वाइपर ब्लेड्स की, तो जैसे कि आप देख सकते हैं बेंड हो चुका है ये, तो इसकी लाइफ लगभग ख़त्म होने को है। अगर आप इसे थोड़ा एडजस्ट करके यूज़ कर सकते हैं तो यूज़ कीजिए। और कहीं वाइपर्स में ब्रेकेज वगैरह नहीं है वो भी आपको देखने पड़ेंगे। तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं वाइपर लाइनिंग पूरी हमने चेक कर ली है। तो फ़िलहाल बाय डिफ़ॉल्ट इसमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं दिख रहा है मुझे। अब ये वाइपर्स अच्छे हैं, तो अगर वाइपर्स में आपको ब्रेकेज या बेंडिंग ज़्यादा दिख रही है तो वाइपर्स भी आपको बदलने पड़ सकते हैं। उसके बाद बारी आएगी हेडलाइट और टेल लाइट्स की। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई भी वाटर ड्रॉपलेट्स वगैरह नहीं दिख रहे हैं, तो इसको कोई टेंशन नहीं है, ये इंटैक्ट है। टेल लाइट में हमें यहाँ पे थोड़े से वाटर ड्रॉपलेट्स यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब ये है कि कहीं पे ये जो लाइनिंग है, ये लाइनिंग यहाँ से थोड़ी सी ब्रेक हो चुकी है। ये किसी नॉर्मल इम्पैक्ट से भी ब्रेक होता है और उसके बाद पानी भरना शुरू हो जाता है। तो जब तक आप इसे चला सकते हैं, इसका एक स्पेशल एपिसोड हम बनाने वाले हैं जिससे कि आप इसको घर पे ही रिपेयर कर सकते हैं, तो वो वीडियो भी देखना ना भूले। दोस्तों इंडिकेटर के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी एक देना चाहूँगा। अगर आपका इंडिकेटर इस फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा ब्लिंक हो रहा है तो आप ये समझ के चलिए कि इस साइड में कोई तो बल्ब ब्लोन आउट हो चुका है, ख़राब हो चुका है, तो वो ढूंढ के आपको बदलना पड़ेगा जिससे कि आपका ये फ्रीक्वेंसी मैच हो जाए। कभी कभी चूहे यहाँ से अंदर आ जाते हैं और ये वायर पूरा ख़राब कर देते हैं। यहाँ पे आपको बाल भी दिख रहे हैं, तो ये अगर दिख रहे हो तो रैट रिपेलेंट लगाना ना भूले, जिससे कि आपकी ये वायरिंग्स, एसी के जो पाइप्स है और बाकी सब चीज़ें इंटैक्ट रहे। तो प्लीज़ दोस्तों ध्यान में रखिए, सब पाइप्स आपने ठीक से चेक करने हैं। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है तो रैट रिपेलेंट के सभी परचेस लिंक्स डिस्क्रिप्शन में हमने दिए हैं। तो ये था रेगुलर मेंटेनेंस वाला इशू। जैसे कि आपने देखा है इंजन ऑयल चेक के लिए आपको येलो नॉब है
उसके बाद ब्रेक फ्लूइड के लिए ब्रेक फ्लूइड लेवल्स है, उसकी कैप टाइटन है कि नहीं वो भी आपको ठीक से देखना है, बैटरी के एसिड लीक्स हुए हैं कि नहीं वो भी आपको चेक कर सकते हैं आप, कोरोजन है कि नहीं वो, और उसके जो फिटमेंट्स है वो अच्छे से टाइट है कि नहीं। उसके बाद इंजन कूलेंट उसको भी आप ठीक से चेक कर लीजिए, कैप भी ठीक से चेक कर लीजिए, उसकी लेवल ठीक से चेक कर लीजिए। इंजन एयर फिल्टर की कंडीशन आपको चेक करनी है, ज़्यादा डस्टी और ब्लैक अगर हो चुका है तो आपको रिप्लेस करना ही पड़ेगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट है विंडशील्ड वॉशर फ्लूइड, ये भी हमें बदलना पड़ता है क्योंकि इससे आपकी विंडशील्ड बहुत ही अच्छी से क्लीन रहेगी। इसके कोई भी वायरिंग्स अगर पीछे के, अगर आपको कहीं चूहे के बाल वगैरह नज़र आए तो आप रैट रिपेलेंट यूज़ करके अपना जो एक्सेसिव डैमेज होने वाला है आगे फ्यूचर में वो उसको आप ठीक से रोक सकते हैं। मैं शेयर कर रहा हूं आपको लिस्ट ऑफ कंपोनेंट्स जो आपको श्योरली चेंज करने ही पड़ेंगे हर 10,000 किलोमीटर के बाद। बिल्कुल ये आपने चेंज करवा लेना है अपने लोकल सर्विस प्रोवाइडर से, जिनसे कि आपको कोई कार में दिक्कत नहीं होगी। ध्यान में रखिए कुछ ऐसे भी पॉइंट्स है जिनको आपने लोकली रिपेयर नहीं करवाना है। यस, ये मैं बहुत ही सीरियस नोट पे बता रहा हूं, पैसे बचाने के चक्कर में कहीं ऐसे नहीं हो जाए कि आप खुद की जान से खेलने लग जाए। तो बिल्कुल आपने ये जो पूरे पॉइंट्स है ये बिल्कुल लोकल सर्विस प्रोवाइडर से नहीं करवाने हैं। तो दोस्तों ये था वीडियो क्लियरली आपको बताने के लिए कि किस तरह से आप सर्विसिंग करवा सकते हैं, और होप आपके हजारों रुपए इससे बच भी जाएंगे और आपकी गाड़ी रहेगी बिल्कुल बढ़िया। सो दोस्तों Amazon पे हमारा एक स्पेशल पेज लॉन्च हुआ है, इससे भी विजिट करना ना भूलिए। इसमें आपके बहुत सारे गैजेट्स आपको कम प्राइस में बढ़िया तरीके से सॉर्टेड मिल जाएंगे और ये आपके बहुत काम आएगा और आपका टाइम भी बचाएगा। तो दोस्तों विजिट करना ना भूलिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं विश्वजीत आप सबसे भी विदा लूंगा। नमस्ते दोस्तों, अब हम देखने वाले हैं ओनर्स मैनुअल और सर्विस बुकलेट। ये बुक सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसीलिए है कि आप इसमें से देख के सभी सेक्शंस अच्छे से पीरियडिक मेंटेनेंस के लिए समझ सकते हैं। तो सबसे पहले आपने जाना है टेबल ऑफ कंटेंट्स में और यहाँ पे ढूंढना है आपने इंस्पेक्शन एंड मेंटेनेंस। ये हर एक कार के लिए आपको मिलने ही वाला है और थोड़ा लेआउट चेंज होगा, बट डेफिनेटली आपको मेंटेनेंस का एक सेक्शन यहाँ पे मिलेगा जिसको आपने सर्विसिंग के दौरान देखना है। तो यहाँ पे मेंटेनेंस हमने चेक किया है 7 नंबर पे, तो हम हॉप इन करेंगे 7 नंबर। देखिए दोस्तों 7 नंबर इंस्पेक्शन एंड मेंटेनेंस है, और जब मैं फोकस कर रहा हूँ यहाँ पे तो हम पहले देखने वाले हैं पीरियडिक मेंटेनेंस। तो यहाँ पे देखिए पीरियडिक मेंटेनेंस शेड्यूल यहाँ पे आ चुका है, तो इसके बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं। बेसिकली ये सभी चीज़ें हम किसी ना किसी एपिसोड में डिस्कस कर ही चुके हैं या फिर करने ही वाले हैं, बट आज का जो सेक्शन है वो पीरियडिक मेंटेनेंस का है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों। तो दोस्तों पीरियडिक मेंटेनेंस का शेड्यूल समझने के लिए आपको ये अल्फ़ाबेट समझने बहुत ही ज़रूरी है। तो सबसे इम्पोर्टेंट रहेंगे आर यानी कि रिप्लेस और चेंज, उसके बाद है आई इंस्पेक्ट और क्लीन। तो इसमें आपको बहुत सारी जानकारी मिलने वाली है। कभी कभी आपको आई एंड ओ मतलब इंस्पेक्ट एंड रोटेट भी आ सकता है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। तो शुरुआत करेंगे इंटरवल से। सो इंटरवल 2 टाइप के होते हैं, जैसे कि हमने बहुत सारे वीडियोज़ में पहले भी डिस्कस किया है। अगर आपकी कार का रन उतना ना भी हो तो भी आपको सर्विसिंग करवानी ही पड़ती है कुछ महीनों बाद। तो वही टेबल यहाँ पे दिया हुआ है, ये देखिए 1000, 5000, 10,000 किलोमीटर होने के बाद क्या करना पड़ेगा, इसका पूरा डिटेल ब्यौरा यहाँ पे है। और उसके बाद मंथ्स के लिए भी दिया हुआ है कि किन किन मंथ्स में आपने सर्विसिंग करवा लेनी है। तो दोस्तों ये सिस्टमैटिक टेबल है जिससे फॉलो करने के बाद ही सर्विस सेंटर में भी सर्विसिंग की जाती है। तो सेम आपके पास भी सेम इंस्ट्रक्शन आ चुके हैं। अभी 80,000 किलोमीटर होने के बाद आपको कौन सी सर्विसिंग करवानी है, तो जहां आर लिखा है वो चीज़ आपको रिप्लेस करनी है। वाटर पम्प ड्राइव टेंशन एंड वियर, तो ये आपको रिप्लेस करना पड़ेगा। तो दोस्तों ये जो चीज़ें हैं पेट्रोल के लिए ये बदलना है, डीजल के लिए नहीं बदलना है। जहाँ पे डैश आ गए वहाँ पे कुछ नहीं है, बट अगर यहाँ पे आर आ गया है मतलब ये आपको, ये देखिए दोस्तों इंजन ऑयल और इंजन ऑयल फिल्टर ये हर
10,000 किलोमीटर बाद बदलने पड़ते, तो यहाँ पे आर आ चुका है। यही सर्विस एडवाइज़र आपको भी बताते हैं जब आप मारुति में जाते हैं। अब आगे बढ़ेंगे एक्चुअल फिजिकल इंस्पेक्शन की तरफ।